शुरू। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की मतलब तीसरे सेशन की। और हम लोग चर्चा कर चुके हैं 1909 तक। भारत परिषद अधिनियम 1909 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 1919। ठीक है। और इसके बाद 1919 देखेंगे। एक तो 1919 प्लस 1935। ठीक। और एक संवैधानिक आयोग बनाया गया था जिसे जॉन साइमन कमीशन आयोग भी कहते हैं। ठीक, जॉन साइमन कमीशन आयोग। और एक देखेंगे कम्युनल अवार्ड। ठीक, कम्युनल अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जो मतलब सांप्रदायिक, इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब आज की क्लास में हम लोगों के मुख्य बिंदु 4 हैं: 1919, 1935 और कम्युनल अवार्ड। ठीक, सांप्रदायिक पंचायत। और चौथा जो है वो संवैधानिक आयोग, मतलब जॉन कमीशन के नेतृत्व में, जिसे कमीशन आयोग भी हम लोग कहते हैं, बनाया गया था, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम लोग 1909 तक जा चुके थे पिछली क्लास में। 1909 तक हो गया था। ठीक है, 1909 तक हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 1919। ठीक है। तो थोड़ी सी 1919 के बारे में थोड़ी सी हम लोग इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, इतिहास जानेंगे इसका, कि इसके क्या आने के कारण रहा। क्योंकि हमने पिछले जितने भी एक्ट पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो चार्टर एक्ट हो, चाहे भारत परिषद अधिनियम हो, जितने भी पढ़े हैं सबकी हमने पृष्ठभूमि पे चर्चा की। क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि अगर आपको कोई काम हुआ है, कोई एक्ट आया, कोई नियम बना, कोई कानून बना, अगर वो ये पता हो किस लिए बनाया गया, मतलब फ्यूचर में उसमें क्या सुधार करने, और पृष्ठभूमि मतलब पीछे से क्या ऐसी ज़रूरतें हुई, किन परिस्थितियों का सामना हमको करने को पड़ा कि जिनकी हमें इनकी ज़रूरत पड़ी, तो इससे क्या होगा कि एक दिमाग में आपकी एक स्टोरी, कहानी बनी रहेगी। और उस कहानी के थ्रू हमको चीज़ें अच्छे से ध्यान रहती हैं, कहीं ना कहीं वो दिमाग में स्ट्राइक करती हैं एग्ज़ाम टाइम। और अगर आप लोग ऐसे 1909 1919 पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे, ये इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, ठीक है, मान लो इसे 1909 को हम लोग मार्लेमेंटो कहते हैं, ठीक है, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहते हैं साथ में 1919 को। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो एक ये होगा कि उसे रटना रटना रहेगा, इसमें ये आया, उसमें वो आया। अगर हम लोग उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, उसके पीछे के कारणों को जानेंगे और भविष्य में होने वाले बदलाव को जानेंगे, तो हमारे अंदर एक स्टोरी बनेगी। और वो जब लंबी स्टोरी होगी तो हमको उसके जो वैधानिक आयोग हैं वो याद रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। तो हमने कहा था कि हम आपको एक रट्टा मारने की पद्धति से दूर ले जाएंगे, एक वैज्ञानिक पद्धति में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वही पद्धति चालू है। तो देखते हैं कि 1909, देखो 1909 और 1919 थोड़ा संबंधित हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक बड़ी पृष्ठभूमि थी इसके पीछे आने। बंगाल विभाजन हो गया, कर्जन ने जितना डिवाइड एंड रूल की राजनीति की, तो वहाँ और इधर भी, और इस तक यहाँ तक आते आते भारतीय राजनीति थोड़ी जागरूक हो चुकी थी। अब यहाँ आते आते और जागरूक हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ क्या था, यहाँ मुस्लिमों को क्या दिया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। ठीक है, यहाँ 1909 में मुस्लिम संप्रदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। इससे पहले 1905 में इन्होंने क्या किया था, बंगाल विभाजन करके, मतलब उनको कहा था कि आप खास हैं, आप हमारे लिए खास हैं। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को ये एहसास दिखाया बंगाल विभाजन से। उसके बाद एक बार और उन्होंने उनके साथ किया कि उन्होंने कहा, जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, क्योंकि 1906 में आपको पता है मुस्लिम लीग आ गई थी। ठीक है, तो उन्होंने जाके बोला कि अंग्रेजों से कि साहब, जब आप हमको बंगाल विभाजन करके एक स्पेशल राज्य दे सकते हैं, आपने स्पेशल राज्य हमको दे दिया, क्योंकि हमारी आबादी कम है, जनसंख्या कम है, तो हमको आप एक मतलब कि अलग निर्वाचन प्रणाली भी दे दें। क्योंकि इससे क्या होगा कि जनसंख्या कम है, हमारे तो प्रतिनिधि आएंगे ही नहीं चुन के। तो उन्होंने, अच्छा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स यही कहती है जो ये लोग कह रहे हैं। तो उनके सिद्धांतों के, अंग्रेजों के सिद्धांतों के हिसाब से उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमको नो बॉल डाल रहे हैं, बाउंड्री के बाहर मार देंगे। उन्होंने वैसे ही किया, नो बॉल पे 6 की तरह था बिल्कुल। उन्होंने
एक सांप्रदायिक पंचायत मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों को दे दी, ठीक है। और यहाँ तक उन्होंने जो नरम दल गरम दल, आपको पता है 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, तो नरम गरम दल को तो इन्होंने दबोचा था, और नरम दल जो बचा था उसको इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया था कि हम एक प्रतिनिधि प्रणाली बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया के लोभ लवान तरीके बता के, ठीक है। तो यहाँ भी अब यहाँ क्या हुआ, 1919 से पहले 1911, ठीक। 1911 में को सबको पता है कि दिल्ली दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार, अगर इतिहास पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे तब जान जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ उसमें क्या हुआ कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया तो मुस्लिम संप्रदाय मतलब मुस्लिम के दिमाग में एक चीज़ आ गई, लीग, जो मुस्लिम प्रतिनिधि उस समय मेन बन रही थी वो लीग थी। उसके दिमाग में एक चीज़ फंसी कि जो हमको खास होने का जो एहसास था लीग को या मुस्लिमों को, वो वहाँ टूट गया, खास होने का एहसास टूट गया, ठीक है। तो वो अब एक मिनट इंक डाल ले यार, इंक कहाँ है भाई, ठीक, एक मिनट इंक डाल लें, आगे चर्चा कर रहे हैं। तो मुस्लिमों को खास होने का एहसास खत्म हो गया, अब वो समझ गए कि हम कोई खास नहीं रहे, ठीक। और वास्तव में वो अंग्रेज जो भी अधिनियम एक्ट लाए उसमें जो भी उन्होंने नियम कानून बनाए अपने हित में बनाए, ठीक है। उन्होंने यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स शुरू से उनकी लागू थी। पहले सहयोग नीति, जब उन्होंने यहाँ रियासतों को अपने अंडर किया और उनकी रियासतों की सैनिक शक्ति ख़त्म की, तो उसमें सहयोग नीति का इन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया। अब इनके पास क्या था, अब आ गया था मतलब डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल शुरू से था, बांटो और राज करो, वही। और इन्होंने बंगाल विभाजन से जो जाति और संप्रदाय की जो एक खाई थी उसे बढ़ाते चले गए, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 1905 में मुस्लिम संप्रदाय का भ्रम टूट गया कि हम कोई खास हैं, ठीक। उसके साथ क्या हुआ कि यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि 1915, ठीक, 1915 में गांधी जी आ चुके थे। गांधी जी आ चुके थे। गांधी जी जब 1919 आया उससे पहले चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सक्सेसफुल आंदोलन, सक्सेसफुल, ठीक है। तो दिमाग में था, लेकिन इन्होंने, अंग्रेजों ने गांधी को आते ही थोड़ा सा अपने जाल में फंसाया, थोड़ा सा दाना डाला कह सकते हो आप, क्योंकि 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो कुछ जो भारतीय राजनीतिक थे उस समय, जो स्वतंत्रता में लीन थे, स्वतंत्रता के लिए, तो उन्होंने कहा 1914 में ब्रिटेन फंसा, ठीक, ब्रिटेन फंसा और ब्रिटेन को भारत से सैनिक शक्ति की आवश्यकता थी। तो कुछ भारतीयों ने इसका विरोध किया, विरोध सही भी था, लेकिन गांधी जी, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने विरोध नहीं किया। गांधी जी ने कहा हम उनकी कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, वो फंसे हैं, हम उनका उस कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, और जो है हमको साथ देना चाहिए ब्रिटेन का, और उसमें साथ दिया भी गया। तो ब्रिटेन ने जब 14 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो एक मिनट, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो मतलब उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको, यहीं से उन्होंने सोचा कि हम आएंगे और आपको उत्तरदायी सरकार देंगे, दुनियादारी, ये सब यहीं से धीरे धीरे लोभ लवावन बातें शुरू होती हैं। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो यहीं पे उनको जो केसरी हिंद की उपाधि थी, गांधी जी को जो केसरी हिंद की उपाधि थी वो इसी टाइम दी गई थी, ठीक है। तो वो अच्छा, फिर 1919 में ही एक घटना होती है, ठीक है, क्योंकि 1900, आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, और वो रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट आने से, रोलेट एक्ट आपको पता ही है कि बिना दलील बिना वकील, ठीक, कानून बोला गया, और
बिना पूछे जेल में डाल दिया जाता था, कोई मतलब एक बड़ा ही क्रूर टाइप का एक्ट था। तो एक तरफ तो अंग्रेज जो है यहाँ से हमको बता रहे हैं, इस जो भारत परिषद अधिनियम है इसमें 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 1917, ये 2 साल का गैप है, यहाँ आप देखेंगे 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम भारत में अपना मतलब उद्देश्य क्लियर किया कि हम भारत में करने क्या आए हैं। ब्रिटिश सरकार ने बताया 20 अगस्त 1917 की घोषणा में कि हम जो है भारत को एक क्रमबद्ध तरीके से उत्तरदायी सरकार देंगे या उत्तरदायी सरकार बनाएंगे, एक उत्तरदायी प्रतिनिधि सिस्टम शामिल करेंगे, ठीक है, स्थापित करेंगे। तो अभी तक उन्होंने मतलब कि उनकी चाल देखो कि अभी तक उनके उद्देश्य क्लियर ही नहीं थे। 1919 में जब द्वितीय विश्व युद्ध 1917 मतलब ये यहाँ देखिए ये 20 अगस्त 1917 की है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1918 में समाप्त होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उद्देश्य उनके क्या थे। तो आपको हमने अभी जैसा कि बताया 1911 में मुस्लिमों का भ्रम टूट गया, और इस बीच क्या होता है, एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये होती है 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ठीक, 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये बातें जो है आप लोग लिखते भी जाओ, क्योंकि थोड़ा लिखने में टाइम जा रहा है तो हर बात यहाँ लिखना मुश्किल है। अधिवेशन, ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसमें एक तो महत्वपूर्ण ये हुआ कि गरम दल नरम दल आपस में मिले, ठीक, गरम दल प्लस नरम दल का मिलना हुआ, ठीक है। और यहाँ तक आपको पता है कि उससे पहले कि तिलक साहब को 6 साल की जेल हो गई थी, यहाँ तक वो भी बाहर आ गए, और तिलक साहब गरम दल के नेता थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। तो साथ में ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अब तक मुस्लिम लीग के भेजे में पड़ चुका था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये अंग्रेज हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये मुस्लिमों के समझ में आ गया था। खासकर मुस्लिम लीग में जो उस समय मुस्लिम की प्रतिनिधि निकाय थी, मुस्लिमों का प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो उन्होंने, और इसी लीग में क्या हुआ कि इसी अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए, ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिले, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, ठीक, ठीक। तो ये दो जो हुए, मतलब यहाँ से सरकार पे दबाव और बढ़ा कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यहाँ से सरकार पे दबाव ज़्यादा पड़ा, क्योंकि सरकार यही तो चाहती नहीं थी, सरकार यही नहीं चाहती थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हों, ब्रिटिश सरकार कभी ऐसा नहीं चाहती थी, ठीक है। तो ये जो घटनाएं हैं, पृष्ठभूमि है, यही पृष्ठभूमि कुछ 1919 के एक्ट की है। अच्छा, अभी आपको बताया कि रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट से पहले 1915 में ये एक डिफेंस एक्ट भी लाए थे, उसमें भी बड़े क्रूर टाइप के नियम थे। तो एक तरफ ही हमको दिखा रहे हैं कि हम आपको उत्तरदायी सरकार देने जा रहे हैं, उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित करने जा रहे हैं भारत में, और एक तरफ भारतीयों पे दबाव बना रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तरह तरह के एक्ट लाके, ठीक। तो ये जो है इनकी जो दोहरेपन की चाल, ये हम लोगों को जो उस समय के राजनीतिज्ञ लोग थे, यहाँ से उनको उद्देश्य दिखते थे कि जो है हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ चर्चा काफ़ी कर ली पृष्ठभूमि पे, हमें नहीं लगता कोई डाउट रह गया होगा, अगर रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1919 से हमको क्या मिला, ठीक है। तो पहले तो आप लोग लाइन लिख दो कि 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि भारत में हम एक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित करेंगे, ठीक है, उत्तरदायी शासन, भारत को उत्तरदायी शासन देंगे, ठीक है। 1917 में 20 अगस्त 1917 को
इन्होंने ये बोला। ठीक, इसके साथ हम लोग लिखेंगे पहला प्रावधान। सीधे अब हम लोग प्रावधानों पर चलते हैं। अच्छा, इसको एक लिख लेना कि इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। तो पहला नंबर डालो। पहला इसने क्या किया कि केंद्रीय, ठीक, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर, ठीक, विषयों की पहचान कर उनको पृथक किया। ठीक, उनको पृथक किया। तो पहला लिखो, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर उनको पृथक किया। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, इसके साथ इन्होंने जो प्रांतीय विषय थे, ठीक है, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। ठीक, तो प्रांतीय विषय लिख लेना, अलग से लिखना। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा हम टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिख लेते हैं। प्रांतीय प्रांतीय विषय, ठीक, प्रांतीय विषय उन्होंने दो भागों में बांट दिए। ठीक है, प्रांतीय विषय दो भागों में बांटे, एक बनाया हस्तांतरित, एक बनाया आरक्षित। ठीक, देखो यहाँ लिखे ना, दो भाग, ठीक, दो भाग में विभाजित, एक हस्तांतरित, ठीक, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। एक हस्तांतरित, एक आरक्षित। यहाँ भी अंग्रेजों ने खेल खेल दिया। अच्छा, प्रांतीय व्यवस्था के बारे में, प्रांतीय आज के राज्य, जो आज के राज्य हैं वैसे पहले प्रांतीय व्यवस्था थी। ठीक, जैसे आज राज्यों में गवर्नर है, वैसे एक गवर्नर पहले था, लेकिन पहले मुख्यमंत्री नहीं था। आज एक मुख्यमंत्री है जो भारत की वो उत्तर मतलब कि स्टेट की शासन प्रणाली का मुख्य है। वैसे राज्य का मुख्य इस समय अगर प्रमुख व्यक्ति जो है वो राज्यपाल है, जो स्थित राष्ट्रपति की है। ठीक है, भारत में जो स्थित केंद्र में राष्ट्रपति की है, लेकिन जो स्थित प्रधानमंत्री की वहाँ, ठीक है, वो स्थित यहाँ मुख्यमंत्री की है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ गवर्नर ही होता था। ठीक है, और भारत में वायसराय था, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1858 में गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया था। ठीक, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया, और प्रथम वायसराय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, 1835 में क्या हुआ था, 1835 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1773 पे भी चर्चा करते हैं। 1773 में क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था, मतलब बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग हो गए यहाँ बंगाल के गवर्नर से भारत के गवर्नर जनरल। ठीक, 1773 में वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। ठीक, 1835 में क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहली बार भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर भारत के बना दिए गए। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 की बात कर ली। 58 में क्या हुआ, कैनिंग को यहाँ जो 1857 की क्रांति के बाद जो उनके चेंजेस आए नियम में, जो अपनी शासन प्रणाली, अपनी मशीनरी में उन्होंने परिवर्तन किए, उसमें उन्होंने ये किया कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया, वायसराय का पद सृजित किया। जब वायसराय का पद सृजित किया गया तो उसमें क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया। ठीक, तो मतलब यहाँ पे जो है, अगर यहाँ से केंद्र देखेंगे तो केंद्र में वायसराय बैठा, प्रांत में गवर्नर बैठा है। ठीक, आई होप समझ गए होंगे
क्योंकि हमको ये भी पता होना चाहिए कि क्या सिस्टम क्या है, प्रणाली का सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो इसमें जो कार्य करने थे, इसमें हस्तांतरित में, वो गवर्नर को, यहाँ गवर्नर है, इतना ध्यान रखना, गवर्नर जनरल मत कर देना, प्रांत में सिर्फ गवर्नर है, ठीक। तो यहाँ गवर्नर को संबंधित प्रांत की विधानसभा के मंत्रियों की सहायता से शासन करना था, ठीक है। लिख लो, बोल रहे हैं यहाँ भी लिख दें, तो लिखो लिखो, इसमें गवर्नर को, ठीक, इसमें गवर्नर को संबंधित प्रांत की विधानसभा के ठीक के मंत्रियों के सहयोग से कार्य करना था, ठीक, कार्य करना था, ठीक। हस्तांतरित में क्या था, इसमें गवर्नर को संबंधित प्रांत की, ठीक है, संबंधित प्रांत की विधानसभा मंत्रियों के सहयोग से कार्य करना था। इधर क्या था, इधर गवर्नर जो था, इधर इसमें क्या था, इसमें जो गवर्नर था, ठीक, इसमें गवर्नर काउंसिल की सहायता से कार्य करता, ठीक, शासन करता। गवर्नर काउंसिल की सहायता से कार्य करता था, ठीक। तो यहाँ भी इन्होंने मेन कानून थे वो इधर ही रखे, इसमें रखे अपने पास, थोड़ा बहुत था वो इधर दिखा दिया लॉलीपॉप टाइप, ठीक, इधर इसमें, ठीक। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं हर एक टॉपिक पे, ठीक। अब अच्छा, जब यहाँ ये हुआ, ठीक है, जब यहाँ प्रांतों को दो विषयों में, मतलब कि दो वर्गों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित, मतलब मंत्रियों की सहायता से, काउंसिल की सहायता से। तो इसमें ये हुआ कि शासन प्रणाली द्वैध हो गई, दो शासन हो गए, मंत्रियों की सहायता से, काउंसिल की सहायता से, तो द्वैध शासन प्रणाली उत्पन्न हो गई। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि भारत में, मतलब प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हुई, ठीक। इसे डायरकी भी कहा गया, ठीक है। देखो, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ठीक, प्रणाली स्थापित, ठीक। इसे डायरकी भी कहा जाता है, यूनानी भाषा में इसको डायरकी कहते हैं, ठीक है, यूनानी भाषा में इसको डायरकी, ठीक, डायरकी भी कहते हैं, ठीक है। इसे यूनानी भाषा में डायरकी भी कहते हैं। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई, और इसे यूनानी भाषा में डायरकी भी कहते हैं, ठीक। और इसकी और लिखो, इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्थापित, ठीक।
और इसके तहत द्विसदनी व्यवस्था आई। द्विसदनी व्यवस्था जो आज हम लोग लोकसभा राज्यसभा देखते हैं, निम्न सदन उच्च सदन, ठीक है, वो इसी एक्ट के तहत जो पृष्ठभूमि उसकी तैयार हुई है आज के जो लोकसभा राज्यसभा की, वो यहीं से तैयार हुई 1919 से। तो इसके तहत अगर क्वेश्चन आ जाए, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही यही देखेंगे आप। एक तो ये देखेंगे, ठीक, ये 2 पॉइंट है, मतलब ये एक ही अगर आप देखेंगे इससे जुड़ा हुआ है, ठीक। और दूसरा जो है द्विसदनी व्यवस्था, ठीक है, ये याद रखना, द्विसदनी व्यवस्था। तो लिखो, इसके तहत भारत में द्विसदनी व्यवस्था आई। इसके तहत केंद्र में, ठीक, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था, ठीक, द्विसदनी व्यवस्था स्थापित। इसके तहत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित, ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। देखो, वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वायसराय की कार्यकारी, ठीक, परिषद में 6 में से 3 भारतीयों का होना अनिवार्य। 6 में से 3 भारतीय, एक गवर्नर जनरल की परिषद है, ठीक है, वायसराय की परिषद, हाँ। 6 में से 3 भारतीय अनिवार्य, ठीक। कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ को छोड़कर, अगर देखेंगे तो वायसराय की परिषद में टोटल 8 लोग हैं यहाँ तक। 6 वो हो गए जिनमें से 3 भारतीय होंगे, ठीक है, उसमें कमांडर इन चीफ एक हो गया 7वां, और एक वायसराय खुद हो गया 8वां, ठीक। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में से 6 में से 3 भारतीय अनिवार्य कर दिए गए, ठीक है। और एक लिखो कि इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, इन्होंने जाति मतलब कि बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1905 में दिखा इनका बंगाल विभाजन के बाद, और उसके बाद 1909, 1919, और इसके बाद 1935, इसके बाद कम्युनल अवार्ड, ये सब इन्होंने जो यहाँ जाति फैलाई, मतलब जातिवाद का जो जहर था, बीज था, वो 1905 में रखा, उसे बढ़ाते गए, उस पौधे को ये लोग सींचते चले गए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि देखेंगे सांप्रदायिक आधार पर, देखो, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया। निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, ठीक, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया। और विस्तार ये इसमें आप लिख लो, आगे बता रहे हैं, इसमें आंग्ल भारतीयों, सिखों और भारतीय ईसाइयों, इन तक इसे और बढ़ा दिया, उनको भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली दे दी। 1909 में मुस्लिम संप्रदाय को दे चुके थे, और यहाँ और उसमें थोड़ा बढ़ोतरी कर दी, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि इसमें मतदान का अधिकार दिया। एक ये भी मेन पॉइंट है, ये जो लिख रहे हैं अगला पॉइंट, कि इसमें मतदान का भी अधिकार दिया, ठीक। इसमें इसके तहत सीमित दशा में दिया, टोटल नहीं, ऐसे समझ लो आप, कर, शिक्षा, ठीक है, और संपत्ति के आधार पे आप कितना कर दे रहे हैं, ठीक है, कितनी
आप कितना शिक्षित हैं आप, और कितनी आपके पास संपत्ति है, आपका ओहदा कितना बड़ा है। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने सीमित मात्रा में, आप ऐसे समझ लो 10% जनसंख्या को, मुश्किल से 1919 में जो भारत की जनसंख्या थी उसको 10% इन्होंने दिया। ठीक है, तो इसमें लिखो इसके तहत सीमित मात्रा में मतदान का अधिकार। ठीक है, इसके तहत सीमित मात्रा में मतदान का अधिकार दिया। मतदान का अधिकार, ठीक, सीमित मात्रा में, इसके तहत सीमित मात्रा में मतदान का अधिकार दिया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम इसे हटाने वाले हैं, अभी इसमें और थोड़े प्रावधान लिखने हैं। ठीक है, हटा रहे हैं, आई होप इतना टाइम थोड़ा हट गया। ठीक, लिखो इसके तहत लंदन में एक उच्च आयुक्त के पद का सृजन किया। पद का सृजन किया। ठीक, इसके तहत लंदन में एक उच्चायुक्त के पद का सृजन किया, और इसके तहत इसके जो वेतन भत्ते थे वो जो भारत का फंड था उससे जाने थे। ठीक है, इसके वेतन भत्ते भारत से थे। ठीक, और इसी के तहत एक काम ये हुआ कि क्योंकि हम लोग दबाव डाल रहे थे, मुस्लिम का और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो चुकी थी, मतलब उसी को लखनऊ पैक्ट कहते, जो उसमें प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, तो उसमें इन्होंने ये किया कि जो भारत सचिव था, भारत सचिव को अब जो वेतन या भत्ता जो उसे दिया जाता था, जितना भी पैसा पहुंचाया जाता था, वो पहले जाता था 1919 से पहले भारतीय फंड से जाता था। जो भारतीय पैसा था भारतीय राजस्व से जा रहा था। जब इन लोगों ने दबाव डाला, प्रेशर बनाया, तो उन्होंने ये कर दिया कि 1919 में से भारत सचिव को ब्रिटिश फंड से यह पैसा देंगे। आप भारत राजस्व से पैसा नहीं देंगे, भारतीय राजस्व से आप पैसा जो है ब्रिटिश सरकार दे उसे अपने पास से। ठीक, तो ये हो गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो इस पद का जो बनाया, इसके लिए पैसा भारत से ही जाता था। ठीक है, ये भी लंदन में ही था। ठीक, समझ गए होंगे। और इसके तहत अब हम लोग बात करेंगे कि लोक सेवा आयोग। ठीक, पहली बार जो लोक सेवा आयोग की नींव पड़ी वो यहीं से शुरू होती है 1926 में। ली आयोग कमीशन 1923-24 में बनता है। ली आयोग कमीशन, उसकी सिफारिशों पे 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग का गठन लिख लो इसके तहत एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, का गठन। ठीक, इसके तहत एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, जिसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर, ठीक, ली आयोग, ठीक, की सिफारिश पर 1926 में की जाती है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की। ठीक है, तो और इसे आप वही बात फिर से कि स्क्रीनशॉट नोट डाउन हटाएंगे, आगे अभी 2 बातें रह गई, उनको लिख के ख़त्म करते हैं इसको। ठीक, वैसे वो लंबा खिंच गया।
पहली बार यहाँ से क्या होता है कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग, ठीक, अब राज्य के बजट अलग, केंद्र के बजट अलग, ठीक है। लिखो, पहली बार केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग किया गया, ठीक है, अलग किया गया। अब जो प्रांतीय सभाएं थीं उनको अपना अपना बजट बनाने की अनुमति मिल गई। यहाँ से प्रांतीय विधानसभा अपना अलग अलग बजट बना सकती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, एक, पहली बार केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग किया गया, ठीक है। अब जो है प्रांतीय विधानसभा अपना अलग बजट बना सकती हैं, ठीक है। तो और इसी के तहत एक वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी। आगे एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा जिसका काम होगा 10 साल बाद संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना, ठीक है। इसी के तहत जो जॉन साइमन कमीशन, जॉन साइमन, ठीक, जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाता है जिसे हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं, ठीक है। वो यहीं से बना, आप यहाँ पे सीधे लिख लो कि एक वैधानिक आयोग की स्थापना 10 साल बाद की जाएगी और जिसका काम क्या होगा कि भारत में संविधान में जो है भारत की स्थिति का पता लगाना, ठीक, संविधान के हिसाब से भारत की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो आप लोग इतना देखें, इसके बाद हम लोग सीधे उसी वैधानिक आयोग पे चलेंगे, ठीक है। चलो हटाते हैं। वैधानिक आयोग डालो, साइमन कमीशन, ठीक, साइमन कमीशन या वैधानिक आयोग, ठीक, साइमन कमीशन या वैधानिक आयोग, ठीक, वैधानिक आयोग, साइमन कमीशन या वैधानिक आयोग, ठीक। इसमें क्या था, हम बता चुके हैं कि इसमें यह था कि संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना, ठीक। तो इसका गठन कब किया गया, लिखो, गठन, देखो वहाँ की सरकार चेंज होने वाली थी, डर था, वैसे 19 में आया था तो 29 में होना था, लेकिन 2 साल पहले गठन हो गया, ठीक है। 2 साल पहले ही वहाँ की सरकार ने इसे गठित कर दिया। तो गठन लिखो 8 नवंबर, ठीक, 8 नवंबर 1927, ठीक, भारत में आया, ठीक है। देखो भारत में आगमन, ठीक, भारत में आगमन, ठीक है। 3 फरवरी 1928, ठीक है, 3 फरवरी 1928। तो लगभग 3 महीने बाद, सॉरी 28 है, 27 में, 3 फरवरी 1928। अगर क्वेश्चन आ जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तो आंसर क्या होगा, 1927, ठीक। इतना ही पूछते हैं, ये वाली डेट नहीं पूछते, सिर्फ इतना आंसर क्वेश्चन आता है। और भारत में कब आया, 1928, ठीक है। इसका बहिष्कार बहुत हुआ क्योंकि इसमें सारे के सारे 7 सदस्य था, ठीक। इसमें सदस्यों की संख्या लिखो, सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक, 7 सदस्यीय एक निकाय था और सातों के सातों सबके सब जो थे
ब्रिटिश थे, मतलब कि कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, सबके सब ब्रिटिश नागरिक। ठीक, सबके सब ब्रिटिश नागरिक लिख लो। दरअसल ये वहाँ की लोकसभा के थे, सबके सब ब्रिटिश थे और सबके सब ब्रिटिश थे। ठीक है, और वहाँ की लोकसभा के सदस्य सब सांसद थे, सब सांसद थे टोटल, मतलब 7 के 7। और इसीलिए इसका बहिष्कार हुआ। ठीक है, सबके सब ब्रिटिशर्स होने के लिए भारत में इसी की वजह से, ठीक, देखो इसी वजह से भारत में इसका बहिष्कार हुआ। कारण क्या? सबके सब अंग्रेज। ठीक, यहाँ पे चाहो अंग्रेज लिख लो, सबके सब अंग्रेज। तो इसे व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। इसे इसीलिए साइमन कमीशन, वैधानिक आयोग को व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष हम बता चुके, यहाँ लिख भी लो। देखो अध्यक्ष जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे जॉन साइमन। ठीक, अध्यक्ष जॉन साइमन थे। और जो लाला लाजपत राय, ठीक है, उनका निधन जो है, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था, उनका निधन इसी का बहिष्कार करते हुए उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज की, और लाठीचार्ज के दौरान उनके सर पे एक लाठी लगी। उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए और वो शहीद, मतलब कि शहीद हो गए। ठीक है, तो जिन्हें शेर पंजाब लाला लाजपत राय कह सकते हो कि उस समय के हमारे देश के एक अनमोल क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो उनका निधन हो गया तो जनता में और आक्रोश आ गया, क्योंकि वो एक उस टाइम के बहुत बड़े नेता थे लाला लाजपत। आज हम लोगों को लगता है बड़े नेता पढ़ते हैं तो फील होता है कि हाँ कोई था बड़ा नेता, तो उस टाइम सोचो क्या रहा होगा, पंजाब शेर। ठीक है, तो वहाँ पंजाब की जनता तो उनके पीछे थी, पंजाब के पश्चिमी भारत की पूरी जनता उनके पीछे थी, तो आप समझ सकते हो। तो इस वजह से और बिगड़ गया, और इसने क्या किया, इसने अपनी रिपोर्ट जो है 30 फरवरी को पेश की। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट 30 फरवरी को पेश की, और उसमें क्या लिखा, उसे श्वेत पत्र बोला गया। जो रिपोर्ट पेश की 30 फरवरी को, उसे श्वेत पत्र बोला गया। ठीक, श्वेत पत्र, उसे श्वेत पत्र बोला गया। और उसमें ये बोला गया कि भारत में सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, वो ठीक है, और जो भी अभी तक उन्होंने 1909 और 1919 में किया था, ठीक है, वो सब उन्होंने बता दिया, वैधानिक वैध है, आप इसमें कुछ बदल। और इसे जब ये श्वेत पत्र तैयार किया गया इसकी रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है, तो वो श्वेत पत्र संयुक्त प्रवर समिति के पास, ब्रिटिश सरकार की एक संयुक्त प्रवर समिति थी, उसमें रखा गया, उसे भेजा गया। ठीक है, लिख लो, संयुक्त प्रवर समिति के पास, संयुक्त प्रवर समिति। ठीक, संयुक्त प्रवर समिति के पास उसे भेजा गया, दिया गया। ठीक है, श्वेत पत्र तैयार हुआ और उसे संयुक्त प्रवर समिति के सामने पेश किया गया। सीधी भाषा में समझिए, एक श्वेत पत्र तैयार हुआ 1930 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और एक श्वेत पत्र संयुक्त प्रवर समिति के सामने रखा गया। ठीक है, ठीक, हम लोग साइमन कमीशन या वैधानिक आयोग की जो मेन मुख्य बिंदु थे सब पर चर्चा कर ली। आपके एग्जाम पॉइंट्स आपसे इतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे, बात करेंगे थोड़ी सी पंचांग। ठीक, जो सांप्रदायिक पंचांग था उस पर बात करेंगे, यानी कैमनल अवार्ड पे। ठीक है, तो लिखो
लिखो, हेडिंग डालो सांप्रदायिक सांप्रदायिक, ठीक, सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड भी इसे कहा जाता है, ठीक, कम्युनल अवार्ड, ठीक, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये 1932, ठीक, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1932 में जो ब्रिटिश के पीएम थे, ठीक है, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की और उसमें ये हुआ कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार और किया, ठीक है। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को एक अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई, ठीक है। उस समय क्या था कि अगला जो पिछड़ा था, स्वर्ण और दलित में भी एक बहुत अच्छे से खाई उत्पन्न थी, क्योंकि इसी समय हम लोग देखेंगे, इसी 1927 के आसपास, 1927, 30, 32 के आसपास अंबेडकर साहब दलितों के नेता उभर रहे थे, धीरे धीरे वो लगे थे आवाज़ उठाने में। और यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत दलितों के साथ गलत हुआ वो अंबेडकर पे, इसी पीरियड में अंबेडकर साहब झेल रहे थे यहीं पर। तो ब्रिटिश भी, और उस समय ब्रिटिश तो चाहते थे डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने क्या किया, दलितों को एक अलग से निर्वाचन प्रणाली दे दी, ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। क्योंकि हमको पता है कि जब अपना वैधानिक आयोग या कमीशन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके आधार पे क्या हुआ, उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन में से तीनों में, ठीक है, तीनों में अंबेडकर साहब शामिल हुए, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन होने थे, उसमें ये होना था कि उसमें ब्रिटिश सरकार शामिल थी, ब्रिटिश भारत शामिल था, और ब्रिटिश भारत में जो राजनीतिक प्रतिनिधि नए, जैसे कांग्रेस थी, इनके और देसी रियासतों के बीच, इन सबके बीच चर्चा होनी थी, ठीक है, भारत के आगे आने वाले भविष्य की शासन प्रणाली पे। तो उसमें 3 के तीनों में शामिल हुए अंबेडकर साहब, लेकिन कांग्रेस जो थी, कांग्रेस सिर्फ दूसरे नंबर वाले पे शामिल हुई, ठीक है। गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी इसमें जाते हैं, आपको पता है वो जिस जहाज से जाते हैं उसको हम लोग राजपुताना जहाज कहते हैं, ठीक, पता होगा, इतिहास का है वो, ठीक है। तो अब ये हो गया कि दलितों को रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की, ठीक है, उन्होंने घोषणा की कि दलितों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई, ठीक है। दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक, दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। अब इससे गांधी जी बहुत व्यथित हुए। उस समय गांधी जी अरवदा जेल में थी, ठीक। गांधी जी भारत में ये विभाजन नहीं चाहते थे, ठीक है। गांधी जी इससे व्यथित हुए, ठीक, गांधी जी व्यथित हुए। गांधी जी थे कहाँ उस समय, यरवदा जेल में, ठीक, यरवदा जेल जो पूना में थी, यरवदा जेल पूना, ठीक, पूना, यरवदा जेल पूना में ही अनशन पे बैठ गए। इसके बाद जब इनको पता चला कि दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली एक दे दी है रैमजे मैकडोनाल्ड साहब ने, तो गांधी जी इससे व्यथित हुए और यरवदा जेल में अनशन पे बैठ गए, ठीक है, अनशन पे बैठे, अनशन शुरू किया, ठीक, अनशन शुरू करने के बाद क्या होता है कि अब कांग्रेस और दलित नेताओं को
आपस में वहाँ मिलते हैं, मीटिंग होती है, मतलब कि बैठक होती है, उसके बाद अम्बेडकर साहब इसमें शामिल होते हैं। ठीक। अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच सहमति बनती है। सहमत से क्या होता है कि दलितों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। ठीक, उसे समाप्त कर दिया जाता है अनशन के बाद, जब गांधी जी, ठीक है, गांधी जी प्लस अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब, ठीक, ये लोग बैठते हैं तो ये इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो निर्वाचन प्रणाली थी ये समाप्त कर दी गई। ठीक, समाप्त, ये समाप्त हो गई। अब क्या हुआ, इसकी जगह पे क्या किया कि दलितों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। ठीक है, आज भी बढ़ा है। तो ये अगर आप देखेंगे भारत की राजनीति से, तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, वरना आज बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत विभाजन से कम नहीं है। ठीक है, मतलब आए दिन लड़ाई लफड़ा, और जो आजकल थोड़ा कम हो रहा है वो बहुत देखने को मिलता है। और वो हमारे हिसाब से अगर आप देखेंगे भारत की राजनीति को, तब के हिसाब से सही से इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा ही खतरनाक था। मतलब कि ऐसे समझ लो, जो टू नेशन थ्योरी थी उससे ये कम नहीं थी। तो ये जो देन है गांधी जी की आज, वो है। फिलहाल जो आरक्षण है वो ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, इसे गलत नहीं कह सकते। तो गांधी जी ने ये जो तोड़ था ये निकाला, तो इसके लिए हमको ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड किसे कहते हैं 1932 में आया, किसने घोषणा की, इसमें क्या था, ठीक है, इससे किस मतलब किसको दिक्कत हुई, किसने क्या किया, सारी बातें आप सबके सामने हैं। ठीक, क्योंकि उस समय अम्बेडकर साहब उनके नेता, दलितों के नेता थे। ठीक, आंदोलन वगैरह दलितों के हित में चला रहे थे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अब हम लोग देख 1935 पहले तो देखते हैं टाइम बचा या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग 1935 की जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि कारण ये है क्लास 50 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। सोचा था 1935 समाप्त कर लें, क्योंकि समझाने में टाइम चला गया। हमारा मकसद रहता है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें, आपके जहन में चीज़ें उतर जाएं, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आप अगर सही से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको चीज़ें एकदम सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से याद होंगी, दिमाग में एक फ्रेम बनेगा जो हमको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, और रही बात, क्लास सिर्फ लंबी है, अगर आप नोट्स बनाएंगे, आज के नोट्स हम सही बताएं, अगर एक पन्ना लेंगे, ठीक है, आपको दिखाते हैं, एक पन्ना अगर लेंगे आप, तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, इससे कम ही बनेगा, क्योंकि हमारा समझाने का थोड़ा तरीका ऐसा है कि वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वरना अगर चाहें तो हम ये जितनी चीज़ें हैं 30 मिनट में, 50 मिनट की जो क्लास है उसे हम 30 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उसका लेने का कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ आपको रट्टा मारना है, 4 दिन बाद फिर भूल जाना है, तो फ़ायदा नहीं। हमारे हिसाब से चीज़ें आप ऐसे पढ़ें कि आपको याद रहें, इंटरेस्टिंग लगे। तो ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ठीक है, जिससे रीच पहुँचे, जिन बच्चों को ज़रूरत है वो इस तक पहुँचे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग या तो 1935 और 47 को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग 47 को डिस्कस करेंगे तो 1935 के बाद 47 तक आते आते बहुत कुछ देश में बदला, क्योंकि 47 में हमको आज़ादी मिलती है, तो उसकी भी पृष्ठभूमि, 47 बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, 1909 1919 1935 से छोटा है, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ी लेंथी है, उसे समझने में टाइम लगेगा, तो हम लोग जो है उसे
समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। It's 1:28. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.